हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी क्रैकर्स में। तो जैसा कि हम पीयर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है जियोग्राफी। आपको पता है कि ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यक जरूरत है। तो हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण सेक्शन यूनिवर्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। यूनिवर्स ब्रह्मांड, जिसमें कि ब्रह्मांड के क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी थ्योरी क्या है, आकाश के बारे में, सौरमंडल के बारे में, ग्रह उपग्रह के बारे में। हालांकि आज सूर्य और उस पृथ्वी और उनके बीच संबंधों को अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और अन्य चीजों को आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड पहले कहते हैं किसे? तो जो भी आप चीजें देखते हैं, आपके जो आसपास आप देखते हैं चीजें, जो भी आप दुनिया में देख सकते हैं और जो नहीं भी देख सकते हैं, जैसे डार्क मैटर वगैरह कहते हैं, उन चीजों को ब्रह्मांड की श्रेणी में रखा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हम देखते हैं। यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखते हैं तो बहुत सारे थ्योरी आपको देखने की मिलेंगे, लेकिन हम सिर्फ बहुत सारे थ्योरी को न देखते हुए आपको सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि बीएड में उठाए जाते हैं उसी को देखते हैं। तो ब्रह्मांड की एक बहुत प्रचलित थ्योरी है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसे किसने दिया? बिग बैंग थ्योरी को देने वाले बेल्जियम के केमिकल इंजीनियर जॉन लेमेत्रे नामक एक केमिकल इंजीनियर ने दिया था। इस थ्योरी क्या कहता है? इस थ्योरी का कहना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई है। विस्फोट कैसे हुआ, क्या विस्फोट हुआ? यदि हम उस विस्फोट को देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड एक सिंगल पॉइंट में विद्यमान था। उसको एकक कहते हैं, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में आप जितनी भी चीजें देखते हैं एक पॉइंट में विद्यमान है। उस पॉइंट में विद्यमान में इससे यदि पूरी चीजों को एक पॉइंट में समेट देंगे, उससे क्या होगा? उससे पूरा द्रव्यमान, उसका ताप, उसका घनत्व मैक्सिमम हो जाएगा। उसको एककता कहते हैं। इस एककता में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर मैक्सिमम, द्रव्यमान मैक्सिमम और इसका डेंसिटी मैक्सिमम, इन सब की वजह से अधिकतम में तापमान, द्रव्यमान और घनत्व होने की वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसे बिग बैंग थ्योरी नाम दिया गया। इसको देने वाले जॉन लेमेत्रे एक केमिकल इंजीनियर थे। जॉन लेमेत्रे बेल्जियम के केमिकल इंजीनियर जॉन लेमेत्रे थे। अब ब्रह्मांड तो हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि आकाश गंगाएं क्या होती है। तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं में बहुत सारे जो तारों का समूह होता है उसको आकाश गंगा कहते हैं। लगभग 100 अरब तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। हम इसे बहुत ज्यादा डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वनडे एग्जाम होता है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन उस फैक्चुअल क्वेश्चन को भी किस तरह से हम कंसेप्ट के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, उसको हमें यहाँ पर सीखना है। तो आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे विद्यमान हैं, जिसे पढ़ते हैं। और जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसको मंदाकिनी कहते हैं। जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं उसे मंदाकिनी, यानी कि मिल्की वे का कहा जाता है। यानी कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा को मंदाकिनी कहते हैं। उसमें बहुत सारे असंख्य तारे हैं, जिसमें हमारा सूर्य भी विद्यमान है। और आकाशगंगा का जो आकार होता है वो सर्पिला आकार होता है। यानी आकाशगंगा का आकार अगर लेते हैं, आकाश गंगा का आकार वो सर्पिला करता है। और वो एक हमारा सूर्य जो है उसके किनारे पर स्थित है। तो मंदाकिनी है। यदि हम दूसरी आकाशगंगा को देखते हैं, जो हमारी आकाशगंगा के बाद जो सबसे नजदीक आकाशगंगा है, वो एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी है। इसको आप फैक्चुअल क्वेश्चन में याद रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बीएड में फैक्चुअल क्वेश्चन ही उठाए जाते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहा जाता है। और जो
हमारे सबसे नजदीकी आकाशगंगा है, उसको देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा कहा जाता है। सेकेंड, हमारे सबसे नजदीक नजदीक आकाशगंगा देवयानी है, जिसे एंड्रोमेडा कहते हैं। इसमें कि हमारा सूर्य, हमारे आकाशगंगा से जो सबसे नजदीकी आकाशगंगा है, उससे भी देवयानी है कि एंड्रोमेडा कहते हैं। यदि आकाशगंगा के बाद हम देखते हैं सौर मंडल, जिसमें कि हमारा सूर्य उपस्थित है। सौर मंडल कहते किसे हैं, यह पहले तो ये जानेंगे। हर तारे का अपना एक परिवार होता है, उसी तरह हमारे अपने सूर्य का भी एक परिवार होता है। उस परिवार के जो सदस्य होते हैं, उस परिवार का मुखिया होता है। तो हमारे सौर मंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। और उसके जो सदस्य लोग हैं, वो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड वगैरह, ये सब आते हैं इसमें भी, उनके सदस्य होते हैं। सौर मंडल इन सबसे मिलकर बनता है। तो आप उम्मीद है कि आप लोग इस सब चीजों को नोट कर चुके होंगे, नहीं तो आप इसे पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा। तो हम थे वहां पर सौर मंडल में। सौर मंडल यानी कि सूर्य का जो हमारा एक परिवार है, इसे सौर मंडल कहते हैं। जिस सूर्य, उस सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होता है, सूर्य केंद्र में, और उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी चक्कर किसी लगाता है, ब्रह्मांड के किसी न चीज का। कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी कण स्थिर नहीं है, सभी किसी न किसी का चक्कर लगाते हैं। उसी तरह हमारे सौरमंडल का जो मुख्य केंद्र है वो सूर्य है। सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वो सभी ग्रह, ग्रह हैं, उपग्रह हैं वगैरह, सभी चक्कर लगाते जाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं ग्रह उपग्रहों से, ग्रहों से और उपग्रहों से ज्यादा क्वेश्चन यही सीखते हैं। यदि सूर्य को देखें तो अगले लेक्चर में हम सूर्य और पृथ्वी के रिलेशन के बारे में और पृथ्वी और सूर्य की तुलना के बारे में बताया अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। सूर्य में तारा, सबसे पहले तारा कहते हैं किसे? तारा यानी कि जिसका खुद का प्रकाश होता है, जिससे खुद की एनर्जी होती है, उसको हम तारा कहते हैं। जो खुद के एनर्जी से चमकता है, ना कि किसी दूसरे की एनर्जी से, प्रकाश से चमकता है। ग्रह और तारे में ही डिफरेंस है। ग्रह जो होता है वो दूसरों यानी कि तारों की एनर्जी से चमकता है। जब तारों का प्रकाश ग्रहों पर आता है तो उससे रिफ्लेक्शन के माध्यम से ग्रह चमकते हैं और उसको एनर्जी प्रोवाइड होती है। लेकिन तारा में खुद का प्रकाश और खुद की एनर्जी होती है, उसमें संलयन होता रहता है, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता रहता है। बस सूर्य में अगर देखते हैं तो सूर्य का संगठन यदि देखते हैं, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य तत्वों से मिलकर बना है, जिनमें कि मैग्नीशियम हो गया, बाकी सब हो गया, सब आ रहते हैं। तो हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5%। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं में उठाए जाते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है। अन्य जो चीजें, अन्य तत्व एलिमेंट्स होते हैं 2.5% में अन्य सभी तत्व उपस्थित होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है, एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन होता है। और के हाइड्रोजन से ही संलयन हीलियम में था, उससे एनर्जी मिलती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, एनर्जी का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन होते हैं। तो फिर सूर्य का तापमान को देखें, सूर्य के बाहरी तापमान, जो सूर्य का बाहरी तापमान था, वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का बाहरी तापमान, सूर्य का बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य का जो अंदर का तापमान होता है, जो इंटरनल आंतरिक तापमान होता है, 1.5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है आंतरिक तापमान।
1.5 मिलियन यानी 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के अंदर का तापमान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सौर मंडल में सूर्य का स्थान क्या है। सूर्य लगभग 99.99% अपने पूरे सौर मंडल का सिर्फ सूर्य का ही 99.99% द्रव्यमान निहित है। और 0.01% में अन्य सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, इतना ये सभी क्या चीजें आता है। हालांकि सूर्य और पृथ्वी का रिलेशन हम अगले लेक्चर में बताएंगे, और सूर्य के बारे में डिटेल अध्ययन अगले लेक्चर के बारे में बताएंगे। आज हम मेनली ग्रह और उपग्रहों के बारे में बताते हैं। तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन्हें ग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन जिन ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए जाते हैं उसे वो उनका उपग्रह कहा जाता है। सूर्य जो उनके चारों चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाता है। ग्रह भी दो प्रकार के हैं, एक होता है आंतरिक ग्रह, एक होता है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या होता है? जो ठोस, जिनकी आकृति ठोस होती है, जो सूर्य के नजदीक होते हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। जो सूर्य से दूर होते हैं, जिनकी आकृति गैसीय अवस्था में होती है, उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह लिख लीजिए, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध यानी कि मरकरी, शुक्र यानी कि वेनस, पृथ्वी यानी अर्थ, और मंगल यानी कि मार्स आता है इसमें। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वेनस और मार्स आता है। उसी तरह है बाह्य ग्रह। यदि बाह्य ग्रहों को देखते हैं तो उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। यूरेनस इसमें आते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये आंतरिक ग्रह क्या होता है, बाह्य ग्रह क्या होता है। यदि आप सूर्य और ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं तो सूर्य के जो नजदीक ग्रह मिलेंगे आपको, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। लेकिन इसके बाद एक बेल्ट यानी कि एक ऐसा स्थान होता है जिसमें कि अन्य सब बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जिन्हें कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है वैसे समझिए। एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट वह क्षेत्र है जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करती है। यानी कि इसमें बहुत सारे उल्कापिंड, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे ऐसे चीजें, पिंडे और खगोलीय पिंड इसमें उपस्थित रहती है जो इन ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये आकार में छोटे होते हैं, ये ग्रहों के पैरामीटर पर नहीं उतर पाते हैं, इन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट पे रखा, एस्टेरॉयड बेल्ट में आता है। आप कभी कभी देखते होंगे पृथ्वी पर कुछ उल्कापिंड, बहुत सारे उल्कापिंडें गिरती है, कभी कभी देखते होंगे, तो उसका रीजन क्या है? मंगल और बृहस्पति, इसके बीच में एस्टेरॉयड होता है। कभी कभी बृहस्पति अपनी ओर खींचता है, मंगल अपनी ओर खींचता है। एक समय सिचुएशन ऐसा दिया रहता है कि मंगल किसी उल्कापिंड को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन मंगल अपने स्थान को यहाँ पर खींचा है, लेकिन अपने स्थान को यहाँ पर चेंज कर दिया, क्योंकि मंगल को घूमना है, वो चक्कर लगा रहा है, तो आपको खींच लिया। लेकिन मंगल अपना स्थान परिवर्तित कर लिया और पृथ्वी अपना स्थान यहाँ पर आ गया। और उल्कापिंड जो होता है ये पृथ्वी पर आकर गिर जाती है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट में कुछ नहीं, सिर्फ उल्कापिंड वगैरह, छोटे ग्रह वगैरह, अन्य धूल कण ये सब उपस्थित रहते हैं।
एक और चीज है यहाँ पे देखिए, एक होता है परिक्रमण, होता है परिक्रमण। परिभ्रमण या भ्रमण एक ही चीज होती है। परिक्रमण क्या होता है, ये सोचिए। परिक्रमण जब किसी चीज के, किसी पिंड के जब हम चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यदि आप गाँव वगैरह में अभी कहीं भी देखेंगे, जब मंदिरों के हम चारों ओर जिसको चक्कर लगाते हैं, उसे परिक्रमण कहा जाता है। यानी जब किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण कहते हैं। और खुद हम अपने एक्सेस पर यदि हम चारों ओर चक्कर लगा, अपने एक्सेस को हम पूरा कंप्लीट करते हैं, इसे घूम कर आ जाते हैं, इस तरह हम घूम गए हैं और हम पोजीशन पर आ गए हैं, इसे घूर्णन यानी कि परिभ्रमण कहा जाता है। तो परिक्रमण और परिभ्रमण में आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। मेनली सूर्य के जो चारों ग्रह चक्कर लगाते हैं उसको परिक्रमण कहते हैं। जो अपने अक्ष पर ग्रह चक्कर घूमते रहते हैं उसको हम परिभ्रमण यानी कि घूर्णन कहते हैं। तो आपने आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को देखा। आंतरिक ग्रह में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल यानी मरकरी वेनस मार्स आता है। बाह्य ग्रह में बृहस्पति शनि अरुण और वरुण आते हैं। अब एक कुछ पॉइंट्स देख रहे थे सभी ग्रहों के बारे में, जो डिटेल थोड़े कुछ पॉइंट्स जो है। तो सबसे पहले बुध को देखते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। और यदि क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा तापांतर किसमें देखा जाता है, यानी कि जो तापों का अंतर है, सुबह ताप सबसे ज्यादा होता है और शाम को ताप सबसे कम होता है, यानी कि ऐसा ग्रह है जिसमें तापांतर, बुध ऐसा ग्रह है जिसका तापमान सबसे अधिक होता है। सुबह तापमान बहुत ज्यादा होता है, रात का तापमान बहुत कम होता है। इसका रीजन क्या है? बुध चूंकि सूर्य के नजदीक है, बुध पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पर उसके वायुमंडल को खींच लेता है। तो बुध पर कोई वायुमंडल की उपस्थिति नहीं होने के कारण सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन यदि वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है तो वह तापमान तापमान को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहां का ताप सबसे माइनस यानी कि बहुत कम तापमान रात के समय हो पाता है, इसलिए तापमान बुध का सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा है ग्रह शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का क्वेश्चन आता है यहीं से। पृथ्वी के वाहन या अग्नि भी कहा जाता है इसको। ये जुड़वा बहन पृथ्वी की कहते हैं। बुध ग्रह में क्वेश्चन यह भी उठता है कि यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। तो आप सोचेंगे कि सबसे नजदीक तो बुध ग्रह है, लेकिन वो चमकीला क्यों नहीं है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला क्यों है? इसका रीजन है चूंकि बुध ग्रह में कोई वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है और शुक्र ग्रह पर आपको वायुमंडल की उपस्थिति देखने को मिलती है। यदि सूर्य का तापमान, सूर्य के जो किरणें आती है वायुमंडल से वो शोषित कर लेता है और वो वायु अपने वो अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है, उसी तरह रुका है, वायुमंडल उसको रोके रखता है। इसलिए इसका सबसे चमकीला ग्रह किस गणित में इसको शुक्र ग्रह को रखते हैं। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य के बारे में हम बता चुके हैं आपको, अब लेक्चर के बारे में बताएंगे डिटेल। पृथ्वी और सूर्य का संबंध कैसा है, चंद्रग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, ये सब अगली कक्षाओं में आपको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में आपको मीथेन गैस देखने को मिलती है और मंगल ग्रह पर आपको जीवन की संभावना भी देखने को मिलती है। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है, तो मंगल ग्रह ही का ही जो सबसे छोटा उपग्रह है जिसका नाम डिमोस है। डिमोस मंगल ग्रह का सबसे छोटा, यानी कि पूरे ग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह किसका है? वो है मंगल ग्रह का उपग्रह, उसका नाम है डिमोस। अब देखते हैं आउटर ग्रह के बारे में, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, जुपिटर सैटर्न नेपच्यून और यूरेनस के बारे में। बृहस्पति है, बृहस्पति जो कि आकार में सबसे बड़ा, सभी ग्रहों में आकार में सबसे बड़े आकार का ग्रह बृहस्पति को ही माना जाता है। इसमें आप क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे कम डेंसिटी किस ग्रह की है, तो बृहस्पति ग्रह की सबसे कम आपको डेंसिटी मिलेगी। सबसे कम
घनत्व यानी कि डेंसिटी जो है वो बृहस्पति की मिलेगी। अब इसका समझ कैसे, इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि कैसे इसकी डेंसिटी सबसे कम होगा। तो डेंसिटी होता क्या है, द्रव्यमान और आयतन का रेशियो होता है। चूंकि बृहस्पति का द्रव्यमान तो है, लेकिन द्रव्यमान की तुलना में उसके आयतन को हम देखेंगे तो उसका आयतन यानी इसका आकार बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इसलिए वो सबसे बड़ा ग्रह भी उसको आकार में उसको रखते हैं। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके द्रव्यमान के रेशियो निकालेंगे तो बहुत कम आता है, इसलिए इसका घनत्व सबसे कम है। और एक क्वेश्चन यह भी आता है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह की सबसे अधिक उपग्रह आपको देखने को मिलती है। तो बृहस्पति ग्रह ही है, इसलिए उपग्रह सबसे अधिक आपको देखने को मिलती है। इसलिए 63 सैटेलाइट यानी कि उपग्रह इसके बृहस्पति के, जुपिटर के मैक्सिमम उपग्रह आपको देखने को मिलते हैं। अब आते हैं शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह हालांकि इसका डेंसिटी कम है और शनि ग्रह एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, इसके चारों छल्ले नुमा की आपको देखने को मिलेगी। तो शनि ग्रह के चारों ओर आपको छल्ले नुमा आकृति देखने को मिलती है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह भी क्वेश्चन आता है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनियम। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो आपको देखने को मिलता है वो टाइटेनियम है। फिर आता है और यानी कि नेपच्यून और यूरेनस। तो यूरेनस जो है दूरी के हिसाब से सबसे दूर ग्रह, जो सब ग्रहों में जो सबसे दूरी ग्रह है वो है यूरेनस यानी कि वरुण। अब कुछ हम फैक्चुअल क्वेश्चन पर हुआ है। तो आपने कुछ कंसेप्ट को समझा है, लेकिन कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी एक नज़र में देख लेते हैं कि जो जो फैक्चुअल क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन को कैसे समझा जाए सो कंसेप्ट के माध्यम से। तो परीक्षा में जो संभावनाएं आने वाली होती है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो आप रट तो सकते हैं कि पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, लेकिन वो कैसे है। क्योंकि आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी आता है, पृथ्वी पर आपको बहुत सारे चट्टाने, बहुत सारे हिमालय, बहुत सारे वायुमंडल की सघनता आपको देखने को मिलती है। और इसकी आयतन यानी कि आकार की तुलना में इसके जो द्रव्यमान है, इसका मास इसका वो ज्यादा होता है, इसलिए आपको इसको इसकी डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा देखने को मिलती है। जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो बृहस्पति है। अभी आपको मैं बताया हूँ जैसे कि बृहस्पति का द्रव्यमान की तुलना में आकार बहुत ज्यादा है और घनत्व आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो डिफाइन करता है। अब आते हैं सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपग्रह आपको गैलीलियो, यह कौन सा किसका है, ये बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह का बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह गैलीलियो है सबसे बड़ा उपग्रहों की श्रेणी में आता है। फिर का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सबसे छोटा उपग्रह आपको डिमोस मिलेगा, ये मंगल यानी कि मार्स के उपग्रह है। मंगल ग्रह यानी कि मार्स, इसका जो उपग्रह है डिमोस, यह सबसे छोटा उपग्रहों की श्रेणी में आता है। फिर दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे तेज घूर्णन आता है, अभी मैं आपको बताया घूर्णन जो अपने अक्षों पर घूमता है, जो खुद अपना अक्ष चक्कर लगाता है उसे हम घूर्णन कहते हैं। तो जो सबसे तेज घूर्णन करता है वो है बृहस्पति। ये लगभग 9.5 आवर्स यानी कि 9.5 घंटे में ही अपनी अपनी एक्सेस को, अपनी कक्षा को कोई एक पूरा चक्कर लगा जाता है। जो सबसे धीमा घूर्णन करता है अपने सब जो सबसे धीमा अपनी कक्षा के चक्कर लगाता है, अपने अक्ष को पूरा कर लेता है, वो आता है शुक्र। फिर आता है सबसे तेज परिक्रमण का, यानी कि जो सूर्य का चारों ओर घूमते हैं, जो सूर्य का एक साथ में जो अपना चक्कर लगाते हैं, तो वो बुध है। बुध चूंकि सूर्य का सबसे नजदीक है, इस वजह से बुध सूर्य के सबसे तेज परिक्रमण करता है। जो सबसे धीमा परिक्रमण करता है वह है वरुण। फिर सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो मैं अभी आपको बताया हूँ जैसा कि शुक्र ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति है, बुध ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, इस वजह से वहां पर
जो ताप आता है सूर्य का वो टिकता नहीं है, इसलिए वहां पर तापांतर भी बुध ग्रह का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि शुक्र ग्रह पर आपको वायुमंडल की उपस्थिति देखने को मिलेगी, इस वजह से सूर्य का जो ताप आता है वो वायुमंडल ऑब्जर्व करके रखा रहता है, इस वजह से सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं। इसे सबसे चमकीला ग्रह ग्रह भी कहा जाता है। फिर आता है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर होने की वजह से, सूर्य से जो सबसे दूरी जो ग्रह है उससे ग्रह यानी कि नेपच्यून कहते हैं, इसलिए यह सबसे अधिक ठंडा है देखने को मिलता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन, उल्टा घूमने वाले ग्रह कौन से हैं, यानी कि उल्टा। अब उल्टा का मतलब ये होता है कि मेनली जो सभी ग्रह हैं वो घूमते हैं कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन शुक्र यानी कि वेनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण जो दो ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जिसकी वजह से इसको उल्टा घूमने वाले ग्रह हम मेनली कहते हैं। और सभी अन्य ग्रह जो शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं, बुध हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सब जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा सूर्य की करते हैं। लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और आ जाते हैं कि हालांकि क्वेश्चन तो अभी हो गए हैं, और पृथ्वी के बारे में, सूर्य का संबंधों के बारे में, जो चंद्र ग्रह होता है, सूर्य ग्रह होता है, अवसर उपसर क्या होते हैं, पृथ्वी की दशांतर अक्षांश वगैरह ये सब क्या होती है, जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना है उसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और हमने आज जो चर्चा की है उसमें हम ब्रह्मांड क्या होते हैं, ब्रह्मांड की स्थिति क्या है, आकाश गंगा के बारे में, सौरमंडल के बारे में, तारों के बारे में, ग्रह उपग्रह के बारे में, और आंतरिक ग्रह में बताएं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर क्या होता है, उनके बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट होता है वो क्या होता है। हालांकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं उसमें आता है, आपको लिखना नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। अब उस फैक्चुअल क्वेश्चन को कंसेप्ट के माध्यम से कैसे तैयार किया जाए इसको आपको सीखने की जरूरत है, जो कि हम इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर में आपको बताए हैं। और इस अगले लेक्चर में पूरी संभावना है कि इसे और इम्प्रूव किया जाएगा और सुधार किया जाएगा। इसी बाकी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।